उसके बारे में कुछ लिखा भी था कि अगर दो वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनकी वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो ऐसी दो वेव्स की सुपरपोजिशन से या ऐसी दो वेव्स की सुपरपोजिशन के नतीजे में एक फिनोमिना होती है जिसको कहा जाता है स्टेबल इंटरफेरेंस। और उसमें हमने ये भी लिखा था, शायद मैंने, कि स्टेबल इंटरफेरेंस तब पैदा होता है जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो उनकी सुपरपोजिशन के नतीजे में जो इंटरफेरेंस होता है, ऐसे इंटरफेरेंस को स्टेबल इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं स्टेबल इंटरफेरेंस को। अब ठीक है, एक दो पॉइंट्स मैं फिर लिख देता हूं कि स्टेबल इंटरफेरेंस is produced by two monochromatic and coherent waves। दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स की कॉम्बिनेशन से जो इंटरफेरेंस होता है उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस इन सॉरी स्टेबल इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेबल इंटरफेरेंस is produced due to superposition of two waves having same frequency, wavelength, amplitude and amplitude traveling in same direction। एक ही डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल करती है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल करती है तो उनकी सुपरपोजिशन से जो इंटरफेरेंस होता है उसको स्टेबल इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब ये स्टेबल का मकसद क्या होता है? स्टेबल का मकसद है ऐसा इंटरफेरेंस जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करता, वो खुद ब खुद चेंज नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तब्दील ना हो, तो ऐसी चीज को कहा जाता है स्टेबल। आपने पढ़े ना, स्टेबल एटम्स होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से उनकी एक शनाख्त बरकरार नहीं रहती। कुछ अरसे के लिए वो एक एटम होते हैं, थोड़े अरसे के लिए वो बदल जाते हैं, थोड़े अरसे के बाद वो बदल जाते हैं। तो ऐसी चीज जो कुछ अरसे के लिए हो उसके बाद वो बदल जाए, ऐसी चीज को अनस्टेबल कहा जाता है। और ऐसी चीज जो जिसका कोई टाइम पीरियड ना हो, वो कभी भी ना बदले, तो ऐसी चीज को स्टेबल कहा जाता है। अगर आर्टिफिशियली हम उसको बदल सकते हैं लेकिन वो खुद अपनी तरफ से ना बदले, तो ऐसी चीज को स्टेबल कहा जाता है। तो ये इंटरफेरेंस भी एक ऐसा इंटरफेरेंस होता है जो अपने आप को टाइम के साथ बदलता नहीं है, ये हमेशा एक जैसा रहता है। अगर हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद ये टाइम के साथ नहीं बदलता। तो ऐसा इंटरफेरेंस जो अपने आप को खुद टाइम के साथ नहीं बदलता, ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहा जाता है? स्टेबल इंटरफेरेंस कहा जाता है। और स्टेबल इंटरफेरेंस किसकी रिजल्ट होती है? दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। ये दोनों जो होती है ये प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। ठीक है, टू वेव्स आर प्रोग्रेसिव
and their result is also progressive wave. इनकी रिजल्ट भी क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव होती है। दोनों वेव्स प्रोग्रेसिव होती है और इनकी रिजल्ट भी क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव होती है बेटा, ठीक है। अब इसकी दो रिजल्ट्स होती हैं। स्टेबल इंटरफेरेंस दो किस्मों का होता है। इसके अंदर एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके अंदर एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें दो वेव्स आपस में मिले, वो दोनों मिलके एक बड़ी वेव बनाए, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलके एक बड़ी वेव बनाए, जिसमें वो वेव्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करें, एक दूसरे का सहारा बने, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन crest falls on crest and trough falls on trough। ये इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर। इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको इस तरह से देखें, देखिए आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। सपोज करें हमारे पास इस तरह से वेव्स हैं, देखिए बेटा इसमें सपोज करें एक वेव यहां से शुरू होती है इस तरह से, और दूसरी वेव भी यहीं से शुरू होती है। अगर ये दोनों वेव्स एक ही जगह से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो देखिए जब दोनों वेव्स एक ही जगह से स्टार्ट होती है तो क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है और ट्रफ जो होता है ट्रफ के ऊपर फॉल करता है। जब उनकी इनिशियल पॉइंट जो होती है वो सेम होती है, वो एक ही जगह से पैदा होती है, तो ऐसी जो दो वेव्स होती है इनको हम कहेंगे कि ये जब आपस में सुपरपोजिशन करेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी? रिजल्टेंट वेव बनेगी ये, ठीक है। रिजल्टेंट वेव जो बनेगी इसकी इस तरह से, सपोज करें ये ग्रीन है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है इस तरह से। ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर फॉल करती हैं तो इनकी रिजल्टेंट वेव ये बनती है, ये बनती है इनकी रिजल्टेंट वेव। दोनों क्रेस्ट मिलके एक बड़ा क्रेस्ट बनाते हैं और ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा ट्रफ बनाते हैं। और रिजल्ट क्या हो जाती है? रिजल्ट ये एम्पलीट्यूड्स की अलजेब्रिक सम। और एम्पलीट्यूड जो होता है ये डबल हो जाता है, ट्वाइस ऑफ ईदर वेव होता है। किसी भी एक वेव के एम्पलीट्यूड से डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट होती है इसकी। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इनिशियल पॉइंट सेम होती है तो इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मकसद है इनिशियल पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है। दोनों की इनिशियल पॉइंट सेम है, हम कहेंगे पाथ डिफरेंस जीरो है। इसका मकसद है दो वेव्स के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस जीरो होगा वो कंस्ट्रक्टिव करेंगी। अब पाथ डिफरेंस जीरो फेज डिफरेंस जीरो के बराबर होता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। अब देखें, अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं। सपोज करें ग्रीन वेव यहीं से शुरू होती है सेम जगह से, लेकिन ये जो दूसरी वेव है ठीक है बेटा, ये जो दूसरी वेव है सपोज करें ये यहां से शुरू होती है,
तो भी देखें जब ये आपस में मिक्स होंगी तो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिक्स होंगे। तो देखिए अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव होगा, रिजल्ट ये आएगी, आप इसको लिख सकते हैं ये रिजल्ट है। ठीक है, बनाने वाली वेव्स भी क्या होती है, प्रोग्रेसिव, और बनने वाली वेव भी क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है। तो बनाने वाली वेव्स भी प्रोग्रेसिव है और बनने वाली वेव भी प्रोग्रेसिव होती है। लेकिन अब फर्क आ गया, इसकी इनिशियल पॉइंट और इसकी इनिशियल पॉइंट में फर्क है। और कितना फर्क है, ये फर्क है लेमडा के बराबर। तो आप कहोगे कि पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है और लेमडा होता है 2 पाई के बराबर, ठीक है, जो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस लेमडा होता है वो फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है 1 वाइब्रेशन के, और 1 वाइब्रेशन बराबर होती है 1 वेव के। तो इसलिए 1 वेव इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन का फेज 2 पाई होता है और 1 वेव की वेवलेंथ लेमडा होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इनके दरमियान पाथ डिफरेंस 2 पाई है। ठीक है, अब एक और कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से करें, एक वेव यहां से स्टार्ट होती है इस तरह से, और दूसरी वेव यहां से स्टार्ट होती है, सपोज करें दूसरी वेव यहां से स्टार्ट होती है। अब भी देखें जब ये आपस में मिक्स होंगी तो क्या करेंगी, ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव करेंगी। ठीक है, तो अब इनका पाथ डिफरेंस कितना हो गया, देखें पाथ डिफरेंस इनका हो गया 2 लेमडा, और फेज डिफरेंस क्या हो गया, 4 पाई हो गया। 2 लेमडा हो जाएगा 4 पाई के। तो क्या होता है कि ये जनरल कंडीशन आ गई कि अगर दो वेव्स जिनके दरमियान ये फेज, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट का मकसद है ये खुद ब खुद इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, अगर हम करेंगे तो होगा लेकिन ये खुद नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या होता है कि ये होता है कि इसके यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस कौन सा हो जाएगा, इंटरफेरेंस जो होगा वो स्टेबल इंटरफेरेंस होगा। तो स्टेबल इंटरफेरेंस किसकी रिजल्ट होती है, स्टेबल इंटरफेरेंस जो होती है वो रिजल्ट है अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। मोनोक्रोमेटिक वेव्स और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर 0 है तो कंटिन्यूसली 0 रहेगा, अगर 2 पाई है तो कंटिन्यूसली 2 पाई, अगर 4 पाई है तो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा 4 पाई। तो क्या करेंगी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। मैं जनरल कंडीशन लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है, जनरल कंडीशन में लिख लेता हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस एस या एक्स से भी लिखते हैं, मुख्तलिफ लिखने के अंदाज होते हैं एस या एक्स। तो पाथ डिफरेंस लेमडा है, 0 है, लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, अब तो आप कर लें एम लेमडा, वेयर एम की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगा, एम इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। एम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर लेमडा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है वो 0 1 2 इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा अगर होगा पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, अब फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस अगर दो वेव्स के दरमियान फाई, ये 0 होगा, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, अप टू एम पाई है, और एम की वैल्यू होगी 0 2 4 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई जनरल कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और ये जो इंटरफेरेंस होता है ये स्टेबल इंटरफेरेंस होता है। तो स्टेबल इंटरफेरेंस तब पैदा होगा जब दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट, बेसिक कंडीशन कौन सी, जैसे देखिए इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलियन में
कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, दोनों के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसी में कंजर्व रहती है, किसी में कंजर्व नहीं रहती। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बुनियाद फराहम करती है कि ये इलास्टिक या इनइलास्टिक है। इसी तरह से अगर दो वेव्स का इंटरफेरेंस है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, अनस्टेबल भी आपके पास है। अगर स्टेबल इंटरफेरेंस और अनस्टेबल इंटरफेरेंस है तो उसकी बुनियाद कौन सी होगी? फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक दोनों के अंदर होंगी। अनस्टेबल के अंदर भी मोनोक्रोमेटिक हो सकती है, स्टेबल के अंदर भी मोनोक्रोमेटिक हो सकती है, लेकिन स्टेबल के अंदर मस्ट है कि कोहेरेंट हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अनस्टेबल के अंदर होता है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता। फर्क सिर्फ यहीं पे आता है। स्टेबल और अनस्टेबल का जो फिक्सेशन होती है, जो कैटेगराइज होते हैं, वो ऑन द बेसिस, किसकी बेसिस पे होते हैं? वो होते हैं ऑन द बेसिस कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको जो है वो आगे हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में। अब स्टेबल इंटरफेरेंस की ही किस्म है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल्स ऑन क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करे और ट्रफ किसके ऊपर फॉल करे? क्रेस्ट के ऊपर। तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव के अंदर दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ को और एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये कैसे होंगी इसको भी आप देख ले। देखिए, आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए, सपोज करें एक वेव यहां से शुरू होती है इस तरह से, और एक वेव यहां से शुरू होती है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, एक का क्रेस्ट है, दूसरे का ट्रफ है। ठीक है, अब इस तरह भी हो सकता है। देखिए, एक वेव यहां से शुरू हो सकती है। ये वेव्स पहले मैं बना लेता हूं। एक वेव यहां से शुरू हुई, दूसरी वेव, सपोज करें दूसरी वेव यहां से शुरू हुई। ये जब आपस में मिली तो आप देख लें, ये देख लें इस तरह से। अब देखिए, इनके दरमियान क्या होता है? इनके दरमियान पाथ डिफरेंस लेम्डा अपान 2। देखें, आधी वेव का फर्क है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाए। अगर लेम्डा बराबर 2 पाए के होता है तो आधी लेम्डा पाए के बराबर होगी। ठीक है, और इसके अंदर देख ले, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 लेम्डा के बराबर, 3/2 लेम्डा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 पाए होगा। ठीक है, लेमडा होता है 2 पाए के बराबर, 2 2 के अंदर जाएगा, बाकी बचेगा पाए। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर फेज डिफरेंस किसके बराबर है? 5/2 लेमडा, 2.5 लेमडा है। और फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 5 पाए के। तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय। और इसकी रिजल्टेंट वेव ये बनेगी, इसकी रिजल्टेंट वेव ये बनेगी, इसकी रिजल्टेंट वेव ये बनती है। सपोज करें ये एक वेव है
और ये दूसरी वेव है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। अब ये इसकी है रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव है। और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा y1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y2। y1 माइनस, क्योंकि अलजेब्रिक सम है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला, ये हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। तो जनरल कंडीशन ये हो जाएंगी, जनरल कंडीशन ये होगी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल कंडीशन कौन सी हो जाएगी? जनरल कंडीशन ये होगी, S इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस होगा लेमडा अपॉन 2, 3 लेमडा अपॉन 2, 5 लेमडा अपॉन 2, अप टू m प्लस हाफ लेमडा। जनरल कंडीशन वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा। 0 प्लस हाफ लेमडा होगा, 1 प्लस हाफ 3 अपॉन 2 लेमडा, 2 प्लस हाफ 5 अपॉन 2 लेमडा एंड सो ऑन। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, अप टू m पाई, वेयर m इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरह से होगी, जनरल कंडीशन होगी। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये भी स्टेबल होगा। अगर इस तरह से कंडीशन ये कांस्टेंट है तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। और ये स्टेबल इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर ये स्टेबल इंटरफेरेंस स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन है, जिसके अंदर दो वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो जाए, मोनोक्रोमेटिक हो और कोहेरेंट हो, तो उनका इंटरफेरेंस जो सुपरपोजिशन होती है वो रिजल्ट करती है स्टेबल इंटरफेरेंस के अंदर। और स्टेबल इंटरफेरेंस के अंदर भी वो दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव भी कर सकती हैं और वो दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिव भी कर सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव कब करेंगी, डिस्ट्रक्टिव कब करेंगी, उसकी कंडीशंस मैंने बता दी है कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव करेंगी और किस तरह से डिस्ट्रक्टिव करेंगी। देखिए बेटा, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये है कि इसके लिए दो वेव्स चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव स्टेबल का मकसद है कि अगर वो डिस्ट्रक्टिव होगा तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्टिव होगा, स्टेबल का मकसद है वो चेंज ना हो। तो अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनस्टेबल, वो भी स्टेबल है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव अपने आप को चेंज नहीं करेगा जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। तो स्टेबल एक अलग चीज होती है, स्टेबल का ताल्लुक कोई डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव से नहीं होता। स्टेबल का मकसद है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होने नहीं हो, वो एक जैसा रहे, तो उसको स्टेबल कहा जाता है। और जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तब्दील हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि यह अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल कैसा होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास सुपरपोजिशन की पहली किस्म, जिसको कहा जाता है कि ये जो है वो हमारे पास ये जो है ये स्टेबल इंटरफेरेंस की सूरत में हमें मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक और किस्म पे जिसको कहा जाता है इंटरफेरेंस इन टाइम। ठीक है, अब अनस्टेबल इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस इन टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अनस्टेबल इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस इन टाइम क्या होता है। ठीक है, अब ये बात याद रखें, अब हम जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स की तरफ। स्टेशनरी वेव्स जो होती है वो अनस्टेबल इंटरफेरेंस का नतीजा होती है या इंटरफेरेंस इन टाइम का नतीजा होती है। ठीक है, इसकी तरफ जाने से पहले
ठीक है। आपको मैं प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनकी फॉर्मेशन की तरफ, कि स्टेशनरी वेव्स जो होती है वो किस तरह से बनती है या कैसे बनती है, उनके मैकेनिज्म या उनकी फिनोमिना को हम देखते हैं कि वो कैसे बनती है या किस तरह से बनती है। देखिए आपके बुक के अंदर जो इक्वेशन लिखी हुई है उसी के हिसाब से मैं देखूंगा। सिंधु और ओरिजिन की तरफ देखिए, ये आपके बुक की जो इक्वेशन है इसी के हिसाब से हम चलते हैं। अब एक पॉजिटिव होती है और एक होती है नेगेटिव। इसके अंदर दो वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है, ठीक है। और अगर कोई भी वेव टुवर्ड्स राइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसमें एक होती है वेव ट्रेवलिंग टू राइट, राइट साइड पे अगर कोई वेव जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेव है जो इस तरह से जा रही है, उसकी वेलोसिटी का ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से ये टुवर्ड्स राइट जा रही है इस तरह से, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड आप ये ले लें, ये y1 है, तो इसकी इक्वेशन ये होती है बेटा, y1 इज इक्वल टू a नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, निगेटिव साइन होती है। क्यों होती है? ये वेव फंक्शन में आता है जो आपके पास यहाँ पे नहीं है। दूसरी वेव है हमारे पास, वेव ट्रेवलिंग तो लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ जाती है। इस तरह से अगर कोई वेव हो जो लेफ्ट की तरफ जाती है, जहां से पैदा होती है वहां से ये इस तरह से लेफ्ट की तरफ आए, ठीक है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो, तो अगर इसके एम्पलीट्यूड को हम y2 कहें तो y2 हो जाएगा a नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा इंटू टी। दोनों में फर्क ये होता है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस हुई, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग टू द राइट, फर्क यहाँ पे दोनों में देख ले, ये फर्क है, ठीक है। जो राइट की तरफ जाएगी नेगेटिव साइन आएगी, जो लेफ्ट की तरफ होती है उसमें पॉजिटिव। ये आती है वेव फंक्शन से। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव जो आपके एसटीपी के अंदर मौजूद है उससे आती है, यूजिंग गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने से ये इक्वेशन आती है। अब ये हमारे पास यहाँ पे है नहीं तो डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि ये जो होता है निगेटिव होता है और ये कौन सी है, पॉजिटिव होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट जो होता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये भी है हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज किसको जाहिर करती है उसको हमने डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल इक्वेशन लेता हूं, ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी। अब देखें इस इक्वेशन की कौन सी चीज किसको जाहिर करती है, या इस इक्वेशन के मुख्तलिफ टर्म्स किसको जाहिर करते हैं। देखिए बेटा, ये जो होता है ये एम्पलीट्यूड की जगह है, ये टर्म एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। और ये है इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। और ये होता है कि शायद इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट कहा जाता है, मुझे सही याद नहीं आ रहा, प्रोपगेशन कांस्टेंट कहा जाता है शायद,
और के जो होता है ये होता है 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर। तो वेवलेंथ इस टर्म से आती है, ये जो होता है के एक्स, के जो होता है वो किसके बराबर होता है, के होता है 2 पाई अपॉन लेमडा के। और यहाँ पे ये होता है ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होती है, या ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यहां से आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये आप यहां से इसके अंदर देख सकते हैं। और ये जो होता है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम है। कैपिटल टी अलग होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम अलग होता है। ठीक है, तो ये इसको आप रीड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का कौन सा पार्ट कौन सी चीज को जाहिर कर रहा है। फर्स्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, और ये होता है एम्पलीट्यूड का टर्म, के से वेवलेंथ का फैक्टर आता है, और ओमेगा से जो फैक्टर आता है वो आता है टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का स्मॉल टी से जो आता है वो इंस्टेंटेनियस टाइम का फैक्टर आता है। आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं इक्वेशन को। तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड does not depends upon displacement। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, एम्पलीट्यूड के साथ कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मकसद है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स सेम है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम व्हेन progressive wave passes through any medium। किसी भी मीडियम से जब गुजरती है तो प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। एक बात मैं पीछे भूल गया इंटरफेरेंस के अंदर, यहां से अब याद आ गई। ठीक है, इसके अंदर इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए बेटा, आपने ये देखे यहाँ पे पढ़ा है, आपने ये चीज पढ़ी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखें ये दो वेव्स हैं, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक नई वेव बनाई है। ठीक है, एक तीसरी वेव बनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, दो वेव्स मिलकर एक तीसरी वेव बनाते हैं। अब इसमें देखिए चेंज किस चीज में आती है, चेंज आती है एम्पलीट्यूड में। ठीक है, अगर इस इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 10-10 हर्ट्ज है तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं, सपोज करें इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन की भी है 10 हर्ट्ज। ठीक है, इस रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी ये भी 10 हर्ट्ज होगी। नो चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। फर्क किसमें आएगा, एम्पलीट्यूड। पहले एम्पलीट्यूड दोनों का y1 y2 था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल हो गया, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वेवलेंथ सेम रहती है। लेमडा लेमडा 1 फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, लेमडा 2 सपोज करें ये लेमडा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दोनों की इक्वल है। तो रिजल्टेंट की लेमडा जो होगी, रिजल्टेंट की लेमडा भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सुपरपोजिशन ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इन स्टेबल इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेव इज सेम। वेलोसिटी वैसे भी सेम होगी क्योंकि तीनों वेव्स का मीडियम सेम होगा, वेलोसिटी सेम ही रहेगी, इज सेम। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा, वेलोसिटी भी लिख ले, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लेमडा ऑफ रिजल्टेंट वेव इज सेम एज बोथ वेव्स। ठीक है, जो दोनों वेव्स की होगी वही होगी, नो चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। अब ये जो हमने पढ़ा है अभी, ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, होती है, लेकिन ये जो हमने पढ़ा है इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं होती। ठीक है बेटा, तो हमने ये डिस्कस किया है इक्वेशन के अंदर कि जो है वो एम्पलीट्यूड जो होता है प्रोग्रेसिव वेव का, जब वो किसी भी मीडियम से गुजरती है तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, हर पार्टिकल का सेम होता है। अब आ जाते हैं स्टेशनरी वेव्स के ऊपर। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, और ये सेकंड स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन की एक स्पेशल किस्म हम पढ़ चुके, जो किसके अंदर रिजल्ट करती है, जो रिजल्ट करती है स्टेबल इंटरफेरेंस के अंदर। स्टेबल इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्ट करता है जो है वो सुपरपोजिशन की पहली किस्म, जिसके अंदर दो वेव्स हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, सेम डायरेक्शन हो, तो उस वजह से जो दो वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी वो स्टेबल इंटरफेरेंस करेंगी, जिसकी कंडीशन हमने पढ़ा। अब ये स्पेशल टाइप है किसका, सुपरपोजिशन का। ये एक सेकंड केस है, सेकंड स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ and amplitude traveling in opposite direction produces stationary waves। स्टेशनरी वेव्स किसका नतीजा है, सुपरपोजिशन का ही नतीजा है, जिसमें दो वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इंटरफेरेंस इन टाइम होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स आर रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक, दोनों मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ होती है, ट्रेवलिंग इन एग्जैक्टली ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इनके अंदर नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, फेज डिफरेंस चेंज हो रहा होता है। ठीक है, मींस नॉट मोनोक्रो, नॉट कोहेरेंट, ये वेव्स कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, ये कोहेरेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है। अब एक और पॉइंट है, लिखता हूं मैं फिर समझाता हूं। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, अब आपको पता लगेगा कि रिफ्लेक्शन हमने क्यों पढ़ी थी। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड practically by रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से पैदा की जाती है, बाकी पैदा नहीं की जा सकती।
ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। देखिए इंटरफेरेंस के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है यहाँ पे, कि दो एक जैसी वेव्स चाहिए, चाहे स्टेबल इंटरफेरेंस हो, इसको अनस्टेबल इंटरफेरेंस कह दे, इंटरफेरेंस इन टाइम कह दे। ठीक है, आप लिख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, इसको आप अनस्टेबल कर दें। स्टेशनरी वेव्स आर रिजल्ट ऑफ अनस्टेबल इंटरफेरेंस, या इंटरफेरेंस इन टाइम भी कह सकते हैं आप। इंटरफेरेंस इन टाइम जनरल टर्मिनोलॉजी के अंदर कह सकते हैं आप इसको, इंटरफेरेंस इन टाइम। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरफेरेंस होता है जो अनस्टेबल होता है, मीन्स ये स्टेबल बरकरार नहीं रहता। इंटरफेरेंस कभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसे तब्दील होता रहता है। तो ऐसा इंटरफेरेंस जिसके अंदर दो वेव्स, ठीक है, ऐसी दो वेव्स जो मोनोक्रोमेटिक हो, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, उनके इंटरफेरेंस से जो एक नई वेव बनती है वो स्टेशनरी वेव कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा स्टेशनरी वेव भी दो मोनोक्रोमेटिक वेव्स के नतीजे में आती है, और वो ऐसी वेव्स होती हैं जो कोहेरेंट नहीं होती, इनकोहेरेंट होती है। ठीक है, मीन्स उनके अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, और नतीजा ये निकलता है कि उनका इंटरफेरेंस स्टेबल नहीं होता, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, अपने आप को तब्दील करता रहता है। ठीक है, तो अनस्टेबल इंटरफेरेंस के नतीजे में एक वेव पैदा होती है, उसको स्टेशनरी वेव कहा जाता है। स्टेशनरी वेव रिजल्ट है, जैसे वेक्टर के अंदर दो इक्वल अपोजिट वेक्टर्स की रिजल्ट नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर एक रिजल्ट होती है दो वेक्टर्स की। इसी तरह स्टेशनरी वेव रिजल्ट होती है दो प्रोग्रेसिव वेव की। इंटरेस्टिंग बात ये होती है दो प्रोग्रेसिव वेव्स मिलके स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं। ठीक है, बनाने वाली वेव्स प्रोग्रेसिव होती है, बनने वाली वेव जो होती है वो स्टेशनरी वेव होती है। ठीक है, तो आप मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, टू प्रोग्रेसिव वेव्स, टू प्रोग्रेसिव वेव्स traveling in opposite direction produces a stationary wave। ठीक, अब स्टेशनरी वेव की बेसिक्स आ गई कि स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। दो प्रोग्रेसिव वेव्स हो, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करें, तो उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये दोनों स्टेशनरी वेव पैदा करते हैं। मसला क्या है, मसला ये है कि स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए भी दो एक जैसी वेव्स चाहिए, और स्टेशनरी वेव को पैदा करने के लिए भी दो एक जैसी वेव्स चाहिए। दो एक जैसी वेव्स के सिवा न स्टेबल इंटरफेरेंस होगा न अनस्टेबल इंटरफेरेंस होगा। मुश्किल क्या है, मुश्किल यही है कि दो एक जैसी वेव्स लाएं कहां से। दो एक जैसी वेव्स के लिए दो सोर्सेस चाहिए, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि दो सोर्सेस से दो एक जैसी वेव्स पैदा करें, ये इम्पॉसिबिलिटीज के अंदर आता है। तो फिर क्या इंटरफेरेंस हो गई? नहीं, इंटरफेरेंस होता है, स्टेशनरी वेव्स भी होती है। तो जब दो एक जैसी वेव्स दो डिफरेंट सोर्सेस से नहीं बन सकती तो इंटरफेरेंस और कैसे होगा? यही सक्सेस थी यंग्स डबल स्लिट के अंदर, यंग की यही सक्सेस थी कि यंग ने एक वेव को तोड़ के दो वेव्स बना दी थी। मसला यहीं पे था कि ये दो वेव्स कहां से लाएं कि इंटरफेरेंस करवाएं। तो यंग की ये सक्सेस थी कि यंग ने एक वेव को तोड़ के दो वेव्स बना के इंटरफेरेंस कर दिया। स्टेशनरी वेव के अंदर क्या किया जाता है? अब स्टेशनरी वेव के अंदर एक वेव इस तरह जाए, दूसरी इस तरह। अब इसको कैसे हल किया जाए? इसको हल किया जाता है रिफ्लेक्शन से। अगर मेरी साउंड वेव इस तरह से जा रही है, सामने रिफ्लेक्ट करवा के वापस लाई जाती है, तो मेरी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, मैंने आपको रूल के अंदर लिखाया था कि रिफ्लेक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज नहीं होती, फेज के अंदर चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती।
तो रिफ्लेक्शन के थ्रू एक वेव को इस तरह भेज के उसको रिफ्लेक्ट करवाया जाता है और नतीजा ये निकलता है कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस इन टाइम करती है और नतीजा ये निकलता है कि स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, एब्जॉर्प्शन हो सकती है। किसी ने भेजा कि सर आपने कहा था कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ था कि दीवार के साथ टकराती है, कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट करती है। तो बेटा मैंने कब आपको कहा था कि एब्जॉर्ब नहीं होती? एब्जॉर्ब होने का मकसद ये तो नहीं है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एब्जॉर्ब होने का मकसद ये तो नहीं है कि वेवलेंथ चेंज हो गई। तो ये मैंने आपको कब कल कहा था कि जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो 100% वापस आ जाएंगी, कुछ भी वहां पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस है, वेव्स एब्जॉर्ब होती हैं, वेव्स थ्रू मीडियम ट्रांसमिट होती है, ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस है, इनसे कोई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या रिफ्लेक्शन का ताल्लुक नहीं होता। तो ये होता है इस तरह से कि दो प्रोग्रेसिव वेव्स बनाना मसला होता है। तो यंग ने स्टेबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेबल इंटरफेरेंस होता है। आपने पढ़ा होगा वहां पे सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट रहेगा, सेंट्रल के साइड में हमेशा डार्क रहेंगे, डार्क ब्राइट इस तरह से होंगे, और वो स्टेबल है क्योंकि वो स्टेबल, दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक जैसी होती है, और हमने पढ़ा है वो स्टेबल इंटरफेरेंस करती है। तो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था ऑलवेज सेंट्रल जो फ्रिंज होता है वो ब्राइट होता है। थिन फिल्म के अंदर स्टेबल इंटरफेरेंस होता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर स्टेबल इंटरफेरेंस होता है, सिंगल स्लिट के अंदर स्टेबल होता है, और ये जो न्यूटन्स रिंग्स होती है स्टेबल होता है। सेंट्रल फ्रिंज ऑलवेज डार्क होता है, इसके अंदर ब्राइट हो या डार्क हो कोई भी हो, लेकिन हमेशा वही रहे, वो चेंज ना हो, वो स्टेबल होता है। तो ये सब स्टेबल है क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये वेव्स होती है, दो वेव्स सिमिलर वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम डायरेक्शन, स्टेबल इंटरफेरेंस। यही सक्सेस थी यंग की कि यंग ने दो वेव्स बना ली थी जो पहले इम्पॉसिबल मानी जाती थी। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव बनाने के लिए रिफ्लेक्शन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरी साउंड वेव, और ये याद रखिएगा स्टेशनरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी बनती है, ट्रांसवर्स भी बनती है, लाइट वेव्स की भी बनती है, जनरल प्रॉपर्टी होती है सुपरपोजिशन, जनरल प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वेव होगी सुपरपोजिशन करेगी। अब हम तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करता है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के अंदर जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करता है, इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी या वेव है, जहां पे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करेंगे वहां पे सुपरपोजिशन होगी, चाहे वो पार्टिकल के अंदर प्रॉपर्टीज वेव की हो या वेव के अंदर प्रॉपर्टीज वेव्स की हो, वो हमेशा ये सुपरपोजिशन करेगा, वो हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेशनरी वेव्स की बेसिक्स। क्या आप कहोगे स्टेशनरी वेव जो होती है, अब इनको स्टेशनरी क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स के दरमियान फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या है कि इनको स्टेशनरी कहा जाता है? सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि ये वेव जब किसी भी मीडियम के अंदर पैदा होती है तो उस मीडियम के सब पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जो रेस्ट में होते हैं। कैसे होते हैं कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप